स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एग्ज़ाम गुरुजी भाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर या यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। देखिए, इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपके यूपी पुलिस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, चाहे वो यूपी एसआई में पूछा गया हो, चाहे वो यूपी एएसआई में पूछा गया हो, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया हो या यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर में पूछा गया हो। जहाँ भी पूछे गए हैं वो सारे के सारे सवाल हम इसमें कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस बेहतरीन लाजवाब क्लास की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले भाई आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसमें आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, ताकि हम कम समय में अपने सभी प्रश्नों को कवर कर पाएँ। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने, इसको देखिएगा। क्वेश्चन है कि किस वर्ष में भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रावधानों के अनुसार भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था? बताइए राइट आंसर क्या होगा। किस वर्ष में भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रावधानों के अनुसार भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था? यूपीएसआई परीक्षा में पूछा गया है। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा वर्ष 1937 में। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1937 में। देखिए समझिएगा, भारत का संघीय न्यायालय भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1 अक्टूबर 1937 को स्थापित किया गया। इसमें कुल 8 न्यायाधीश का प्रावधान था, लेकिन उस समय मात्र 3 ही न्यायाधीश नियुक्त हुए, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीश थे। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा किस देश के संविधान से केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियाँ होने की संकल्पना को लिया गया था? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा किस देश के संविधान से केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां होने की संकल्पना का जो अवधारणा है ये कहाँ से ली गई? केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां होंगी, ये जो है ये संकल्पना कहाँ से लिया गया? राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा कनाडा के संविधान से। सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा कनाडा के संविधान से। समझिएगा मेरे प्यारे भाई, आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि मौलिक अधिकार व संविधान की सर्वोच्चता जो है ये कहाँ से लिया गया है, तो ये अमेरिका के संविधान से। प्रस्तावना व समवर्ती सूची जो है ये कहाँ से लिया गया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और मेरे प्यारे भाई, सरकार का संसदीय स्वरूप, एकल नागरिकता व विधि का शासन ये कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन के संविधान से इसे लिया गया है। अगला सवाल है आपके सामने, AK-47 राइफल के आविष्कारक किसे माना जाता है? या फिर आप कह सकते हैं AK-47 का जो आविष्कार है ये किसने किया? सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा मिखाइल क्लाशिनकोव ने। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी, मिखाइल क्लाशिनकोव ने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है आपके सामने, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए दिया गया था? आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए दिया गया था? राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था उनके प्रकाश विद्युत उत्सर्जन सिद्धांत के लिए। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन आपका। देखिए, अल्बर्ट आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत उत्सर्जन सिद्धांत के लिए वर्ष 1921 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से कब नवाजा गया या कब दिया गया नोबेल पुरस्कार, तो वर्ष 1921 में। अगला सवाल है कि भारतीय मृदा में किसकी कमी होती है? या फिर आप कह सकते हैं कि भारतीय मृदा में किस तत्व की कमी पाई जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। राइट आंसर जो हो जाएगा, देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा नाइट्रोजन की। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भारतीय मृदा में नाइट्रोजन की कमी जो है ये पाई जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? यूपी पुलिस कांस्टेबल में ये भी पूछा गया है, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? सही उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य जो है ये उत्तर प्रदेश है। इस वजह से गाइस कहा जाए तो जो सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन है, चीन की मिलें हैं, ये जो है कहाँ पे हैं, तो ये उत्तर प्रदेश में ही है।
समझिएगा, गन्ने का जन्म जो है ये स्थान भारत को ही माना जाता है, यानी गन्ने का जो जन्म है ये भारत में ही हुआ था, ऐसा माना जाता है। वर्तमान में भारत जो है ये ब्राज़ील के बाद दूसरा सबसे बड़ा गन्ना तथा चीनी उत्पादक देश है। ठीक है, गन्ने का भारत में सबसे अधिक उत्पादन जो है ये सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, उसके बाद महाराष्ट्र में, उसके बाद तमिलनाडु में होता है। गन्ने की एक प्रमुख बीमारी भी होती है रेड रूट, इसको ध्यान रखिएगा, जिसके कारण गन्ना जो है लाल हो जाता है। तो आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि रेड रूट बीमारी जो है किस फसल से संबंधित है, तो आप क्या कहेंगे, गन्ने से। आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए कोई गन्ना है, ठीक है, ये कोई गन्ना है और इस गन्ने में आपने देखा होगा गाइस कि यहाँ पे एक लाल जैसे लग रहा था कि पूरा यहाँ पे कट गया हुआ है ना, ये ऐसे से ये लाल कलर का होता था। मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा, ऐसे बीच में कटा होता था इसे। ये जो है मेरे प्यारे भाई, ये जो बीमारी होती थी इसे ही कहा जाता था रेड रूट। ठीक है, इसे ही कहा जाता है रेड रूट। अगला सवाल है कि भारत में अत्यधिक नारियल उत्पादन या फिर नारियल उत्पादन के इलाके में जो सबसे ज़्यादा नारियल होता है ये किस राज्य में होता है, इसका आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, फटाफट बताइए। देखिए, भारत में अत्यधिक नारियल का उत्पादन जो है ये कहाँ पे होता है, राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, केरल में। ठीक है, भारत में अत्यधिक नारियल का उत्पादन जो है ये केरल में होता है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर वी। देखिए समझिएगा, केरल में सबसे ज़्यादा कहा जाए तो नारियल होता है, प्राकृतिक रबड़ और काजू, ये जो है कहाँ पे होता है, तो केरल में होता है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में कहवा और रेशम का उत्पादन जो है ये सबसे ज़्यादा होता है। आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश में आप कह सकते हैं कि तंबाकू और हल्दी का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। पश्चिम बंगाल में चावल मुख्य रूप से और स्वच्छीय जलीय मछली और जूट का जो उत्पादन है ये पश्चिम बंगाल में होता है। ओके, अगला सवाल है आपके सामने कि भारतीय बैंकिंग में आरटीजीएस और आईएफएससी का पूरा नाम क्या है या पूरा रूप क्या है। यूपीएसआई और यूपीएसआई 2018 में ये पूछा गया था, बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए, जो आरटीजीएस है ये बैंक के लेन देन में होता है और जो आईएफएससी है ये एक तरीके से कहा जाए तो क्षेत्रीय बैंक का एक कोड होता है। आरटीजीएस का मतलब होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो ना तो इसमें लिखा गया है ना इसमें और ना ही इसमें, तो यही आपका राइट हो जाएगा, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ये आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है। आईएफएससी का पूरा नाम जो होता है ये होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। आईएफएससी का जो पूरा नाम होता है ये होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने कि निम्नलिखित में से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को कौन नियंत्रित करता है। निम्नलिखित में से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को कौन नियंत्रित करता है, इसका आंसर आप बताएंगे। और भाई अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर दिया करो, आपके लाइक, आपके शेयर, आपके सब्सक्राइब से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ एक बार सभी मित्र क्लास को दिल की गहराई से लाइक ज़रूर कर देंगे। देखिए, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को कौन नियंत्रित करता है, राइट उत्तर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक जो है ये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को नियंत्रित करता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए समझिएगा, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मतलब निवेशित किया जाता है और सन 2000 के तहत ये विनियमित किया जाता है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के अनुसार विदेशों से 10% या फिर कहा जाए उससे अधिक के निवेशों को एफडीआई माना जाता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तब होता है जब कोई कंपनी किसी दूसरे देश में किसी व्यावसायिक इकाई में नियंत्रण स्वामित्व ले लेती है। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पे। वर्ष 1991 के संकट के बाद भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ और तब से देश में एफडीआई से लगातार वृद्धि हुई है। तो आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारत में जो विदेशी निवेशों से एफडीआई होता है इसकी शुरुआत या फिर वृद्धि जो है लगातार कब से हो रही है, तो वर्ष 1991 से। अगला सवाल है कि वैदिक सभ्यता जो है ये किस नदी के तट पर विकसित हुई थी। वर्ष 2019 में पूछा गया है यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में, वैदिक सभ्यता जो है किस नदी के तट पर विकसित हुई थी।
देखिए कहा जाए तो मेरे प्यारे भाई वैदिक सभ्यता जो है ये 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के बीच रही, जिसमें 1000 नहीं 1500 से 600, 1500 से 600 के बीच रही, जिसमें कहा जाए तो 1500 से 1000 तक आपका ऋग्वैदिक काल रहा और 1000 से 600 के बीच आपका उत्तर वैदिक काल रहा। और ये जो सभ्यता है वैदिक सभ्यता ये आपकी सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई। राइट उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा डी ऑप्शन सरस्वती। समझिएगा यहाँ पे वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई। इस सभ्यता के दौरान ही वेद की रचना हुई थी। भारतीय विद्वान तो इस सभ्यता को अनादि परंपरा द्वारा आया मानते हैं, लेकिन अधिकतर विद्वान वैदिक सभ्यता का काल जो है ये 1500 से 500 बीसी मानते हैं। समझिएगा कहीं कहीं ये 500 मिलेगा, कहीं कहीं आपको 600 मिलेगा, लेकिन अगर अधिकतर कहा जाए तो 600 है। और फिर देखिए इस काल में हिंदू धर्म की नींव भी पड़ी थी। वेदांग सूत्र की रचना, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद इन जैसे वैदिक ग्रंथों को व्यवस्थित करने का काम जो है ये वैदिक काल में ही हुआ था। भारत में पहले कवि के रूप में किसे श्रद्धेय माना जाता है? बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। भारत में पहले कवि के रूप में किसे श्रद्धेय माना जाता है? राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा वाल्मीकि को। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। अगला सवाल देखिए, सवाल है मगध साम्राज्य का जो अंतिम शासक है ये कौन हुआ? ठीक है, अगर इस ऑप्शन के थ्रू देखा जाए, इस ऑप्शन के थ्रू, तो वो हो जाएंगे कालाशोक। कालाशोक जो है ये इस ऑप्शन के थ्रू हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, और आप मेरे प्यारे भाई अगर आपसे ये पूछा जाए कि मगध साम्राज्य का अंतिम शासक हुआ कौन, तो आप क्या कहेंगे? वो हुआ था, देखिए अगर इस ऑप्शन के थ्रू देखा जाए तो कालाशोक होगा, क्योंकि आप जानते हैं वो हुआ था मेरे प्यारे भाई मगध का अंतिम शासक वो हुआ था कौन? घनानंद, है ना। और बृहद्रथ भी आप कह सकते हैं। बृहद्रथ तो मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक हुआ था, तो वो सबसे अंत में तो वही आया था, तो बृहद्रथ आप कहेंगे। लेकिन इस ऑप्शन के थ्रू कहा जाए तो कालाशोक आप कहेंगे, क्योंकि और बृहद्रथ है ही नहीं ऑप्शन में। अगला सवाल देखो, आर्यभट्ट जो है ये कौन था? आर्यभट्ट जो है कौन था? राइट हो जाएगा, एक प्रकार का खगोलवेद था। अगला सवाल देखिए, सांची स्तूप का निर्माण जो है किसने करवाया? यूपी पुलिस कांस्टेबल पूछा गया एग्जाम है। देखिए सांची स्तूप का निर्माण जो है ये अशोक द्वारा करवाया गया था। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा अशोक द्वारा। सांची स्तूप का निर्माण जो है ये अशोक ने करवाया था। अगला सवाल है आपके सामने, एक भारतीय प्रबंधन संस्थान यूपी में है, ये जो है कहाँ पे है? यानी कि यूपी के किस ज़िले में है? और यूपी पुलिस कांस्टेबल कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछा गया है। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा लखनऊ में। एक भारतीय प्रबंधन संस्थान यूपी में जो है वो कहाँ पे है? लखनऊ में है। समझिएगा, उत्तर प्रदेश में एक भारतीय प्रबंधन संस्थान लखनऊ में स्थित है। स्थापना जो है इसकी ये वर्ष 1984 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। स्थापना जो है ये इसका प्रबंधन ये विज्ञान के क्षेत्र में एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था को बनाए जाने के उद्देश्य से किया गया था। वर्तमान में भारत में 6 भारतीय प्रबंधन संस्थान हैं। तो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पहला भारतीय प्रबंधन संस्थान कहाँ पे बना था? तो वो बना था लखनऊ में। और अब जो है यह है आपका बेंगलुरु, अहमदाबाद, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर और कोझीकोड में स्थित है। यानी कुल मिलाकर के भारत में 6 भारतीय प्रबंधन संस्थान हैं। इन संस्थानों में प्रवेश अखिल भारतीय स्तर पर होने वाली प्रवेश परीक्षा के लिए जो एडमिशन टेस्ट होता है ये इसी के आधार पर होता है। उत्तर प्रदेश सरकार का संवैधानिक प्रमुख जो है कौन होता है? यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछा गया है। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? देखिए उत्तर प्रदेश सरकार का कहा जाए या फिर कहा जाए किसी भी राज्य का जो संवैधानिक प्रमुख होता है ये कौन होता है? ये होता है राज्यपाल। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। आर्टिकल नंबर 153 में कहा गया है कि राज्य का एक राज्यपाल होगा। ये आप ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। अगला सवाल है आपके सामने, उत्तर प्रदेश राजस्व कोड निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? वर्ष 2021 में यूपीएसआई की परीक्षा में सवाल पूछा गया है। उत्तर प्रदेश राजस्व कोड जो है किस वर्ष स्थापित किया गया था? सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 2006 में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 2006 में। और इसके तहत 16 अध्याय, 234 धारा और 4 अनुसूचियाँ जो हैं विभाजित की गई थी। अगला सवाल है कि स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश का की पहली कोई मतलब राज्यपाल कौन हुआ? यानी स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कौन बना? सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा श्रीमती सरोजिनी नायडू। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जो है ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल हुई, ना कि उत्तर प्रदेश की ही बल्कि पूरे यूपी की।
मतलब पूरे इंडिया की, है ना। अगला सवाल देखिए, इसके पहले आप इसको देख लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला भी थी, यानी जो सरोजिनी नायडू हैं, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मतलब पहली महिला अध्यक्ष बनने वाली थी। वो कौन थी? सरोजिनी नायडू। साथ में ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी बनी। वर्ष 1925 में कांग्रेस समझिए वर्ष 1925 में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता भी इन्होंने ही की, और कवि के रूप में उनके काम के लिए महात्मा गांधी ने उन्हें भारत की कोकिला भी उपाधि दी। तो आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से किसने संबोधित किया था? तो आप क्या कहेंगे? महात्मा गांधी ने। वर्तमान में कौन है भाई? ये यहाँ पे लिखा गया है, समझिएगा। अगला सवाल देखिए, राज्य के महाधिवक्ता को पद से हटाने की शक्ति जो है ये किसके पास होती है? राज्य के महाधिवक्ता को उनके पद से हटाने की शक्ति जो है ये किसके पास होती है? ये भी यूपीएससी में पूछा गया है। सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, यानी राज्य के राज्यपाल के पास। जो राज्य के महाधिवक्ता हैं इन्हें उनके पद से हटाने की शक्ति जो है ये राज्य के राज्यपाल के पास होती है। देखिए, राज्य के महाधिवक्ता को हटाने के लिए राज्यपाल जो है ये राज्य के महाधिवक्ता यानी वर्ष जो राज्य मतलब राज्यपाल जो है हटा सकता है, और राज्यपाल ही इसकी नियुक्ति भी करता है। 165 आर्टिकल नंबर 165 के तहत राज्यपाल जो है ये राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। और मेरे प्यारे भाई, महाधिवक्ता जो है राज्यपाल के ही प्रसाद पर्यंत रहता है। जब चाहेगा तब राज्यपाल जो है ये इसे हटा सकता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला सवाल बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। ये 5000 से अधिक जीके के क्वेश्चंस की ई बुक है। इस पर 60% का डिस्काउंट चल रहा है, मात्र 39 रुपये में आपको मिल जाएगी। ये ई बुक जो है आपको इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और स्टैटिक जीके के साथ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मिलेगा। और मेरे प्यारे भाई, ई बुक जो है आपकी इमेज एंड कलरफुल है। आप देख सकते हैं कि यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर या यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम को टारगेट करके तैयार किया गया है। इस ई बुक का डेमो रिव्यू आप देख लीजिए। तो एक बार यहाँ पर देख लीजिए। वैसे तो बहुत सारे बच्चे इसको देख ही चुके हैं, क्योंकि जो नए जुड़े हैं उनको बताना ज़रूरी है। यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर या यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बनाई गई है। और इस ई बुक का मेन मकसद जो है वो है कि आप सभी के अंदर से जी के विषय के डर को पूरी तरह ख़त्म करना। ई बुक जो है इमेज एंड कलरफुल के साथ बनाई गई है, ताकि पढ़ने में मज़ा आए, बोरिंग बिल्कुल भी महसूस ना हो। आप देख सकते हैं कितने लाजवाब कंटेंट के साथ ये तैयार की गई। तो अगर आपको लेना है तो दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर 8948667652 8948667652 इस पर व्हाट्सएप करके ले सकते हो। अगला सवाल है कि केंद्रीय जीएसटी कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमति प्रदान की? अब देखिए, अगर यहाँ पे 1 जुलाई 2017 ऑप्शन में दिया होता तो मैं गाइस एक गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इसमें लगभग 70% बच्चे जो हैं वो 1 जुलाई 2017 ही टिक करते। लेकिन समझिए सवाल कह क्या रहा है। सवाल कह रहा है कि केंद्रीय जीएसटी कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमति प्रदान की थी। सहमति कब प्रदान की थी? तो 12 अप्रैल 2017 को 12 अप्रैल 2017 को इसकी सहमति मिली। लेकिन लागू कब हुआ अगर ये पूछा जाए तब आप कहेंगे 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, तो लागू जब कहा जाएगा तब आप 1 जुलाई कहेंगे, लेकिन सहमति जो है ये कब मिली? तो 12 अप्रैल 2017 को। ओके, अगला देखिए, किस संशोधन ने संसद और राज्य विधानमंडलों पर माल और सेवा कर को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए एक साथ शक्ति प्रदान की थी? देखिए, किस संशोधन ने संसद और राज्य विधानमंडलों पर माल और सेवा कर को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए एक साथ शक्ति प्रदान की थी? तो वो हो जाएगा 122वां संविधान संशोधन विधेयक। अब देखिए, यहाँ पे कुछ बच्चे 101वां मार रहे हैं। क्यों मार रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि 101 संविधान संशोधन के तहत ये बना था। लेकिन भाई, संविधान संशोधन के तहत बना था, है ना। संविधान संशोधन अधिनियम हमसे पूछा गया है किस विधेयक के अंतर्गत, तो वो हो जाएगा 122वां संविधान संशोधन विधेयक 2014। समझिए, यहाँ पे भारत सरकार ने 122वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में वर्ष 2014 में वस्तु एवं सेवा कर को लोकसभा में प्रस्तुत किया था।
लोकसभा में प्रस्तुत कब किया गया? 2014 में। और ये पारित कब हुआ मेरे प्यारे भाई? जो राष्ट्रपति हैं इन्होंने पारित कब किया? तो 12 अप्रैल 2017 को। लागू कब हुआ? तो 1 जुलाई 2017 को। इतना आप ध्यान रखिएगा। जिसमें संसद और राज्य विधानमंडलों पर माल एवं सेवा कर को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए एक साथ शक्ति प्रदान की गई। और ये जीएसटी विधेयक 122वें संविधान संशोधन विधेयक और साथ में 101वें संविधान संशोधन के तहत बना और 1 जुलाई 2017 को पूरे देश में लागू हुआ। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का एक सीमावर्ती राज्य है? आपको बताना है इसमें से उत्तर प्रदेश का एक सीमावर्ती राज्य कौन सा है। देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा राजस्थान। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 राजस्थान। अगला बढ़ते हैं आगे, सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर कुंभ मेला नहीं लगता? देखिए उज्जैन, हरिद्वार, इलाहाबाद में लगता है, वाराणसी में नहीं लगता। कुल मिलाकर के 4 स्थानों पर लगता है। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य शास्त्रीय नृत्य का प्रकार है? शास्त्रीय नृत्य का प्रकार बता रहा है। यूपीएससी मृतक आश्रित में पूछा गया है। उत्तर प्रदेश का वो हो जाएगा कथक। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। भरतनाट्यम केरल का है। और कथकली, भरतनाट्यम जो है मेरे प्यारे भाई ये केरल और कथकली भी केरल है। एक मिनट, क्या बता रहे हैं? कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का है। भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का है। कथकली जो है ये केरल का है। और कथक जो है ये उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। हम पता नहीं कहाँ भाई बिजी हो गए थे। अगला देखो, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में भारत पाकिस्तान सीमा पार करने वाली एकमात्र सड़क स्थित है? बताइए। सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा पंजाब। करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन पंजाब। समझिएगा, दिल्ली से लाहौर बस सेवा भारत की राजधानी नई दिल्ली को पाकिस्तान के लाहौर सिटी से जोड़ती है। और ये जो है बॉर्डर ट्रांजिट पोस्ट बाघा पंजाब से होकर के गुजरती है। और एकमात्र ऐसी सड़क है जो भारत पाकिस्तान की सीमा को पार कर जाती है। अगला सवाल देखिए। अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं? अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में कुल कितनी सीटें आरक्षित हैं? राइट आंसर हो जाएगा 47, यानी कुल मिलाकर के 47 सीटें जो हैं ये आरक्षित की गई हैं। लोकसभा की कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? इसके पहले क्या कह रहा था? अनुसूचित जनजातियों के लिए। तो अगर आपसे पूछा जाए अनुसूचित जनजातियां यानी एसटी के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, तो वो हो जाएंगी 47। और अगर पूछा जाए कि अनुसूचित जनजातियां तो वो हो जाएगा 84। तो अनुसूचित जनजातियां जो हैं ये 84 हैं और अनुसूचित जातियाँ जो हैं वो 47 हैं। अगला सवाल देखिए। सदन के अधिकार और विशेषाधिकार उसकी समितियों और सदस्यों के अभिरक्षक है कौन? सही आंसर हो जाएगा पीठासीन अधिकारी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर हो जाएगा पीठासीन अधिकारी। अगला सवाल देखिए। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारत के राष्ट्रपति के पारिभाषिक भत्ते और विशेषाधिकारों से संबंधित प्रावधान है? भत्ते का मतलब हुआ भाई कि इनके वेतन के बारे में बताया गया है। तो वेतन वगैरह जो है किस में बताया गया है? दूसरी अनुसूची में। राइट क्या हो जाएगा? दूसरी अनुसूची में। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यों के महाधिवक्ता के पद का प्रावधान किया गया है? अभी जस्ट ऊपर थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि राज्य के महाधिवक्ता को कैसे हटाया जा सकता है। तब आपने बताया था राज्य के राज्यपाल के तहत। और उसी समय आपने ये भी बताया था कि राज्य के राज्यपाल जो हैं वो आर्टिकल नंबर 165 के तहत राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं। और जो मतलब राज्य का महाधिवक्ता होता है ये राज्यपाल के ही प्रसाद पर्यंत होता है। तो आपसे पूछा गया कि इसकी नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो क्या हो जाएगा? आर्टिकल नंबर 165 में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपके सामने। घोष वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई जनगणना का एक घोष वाक्य था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये जो है ये 2011 की जनगणना की है। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2011। गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात जो है ये किसके द्वारा अनुमानित किया जाता है? गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात जो है ये किसके द्वारा अनुमानित किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा लोगों की संख्या के अनुपात से। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लोगों की संख्या के अनुपात से। देखिए संख्या आधारित गुणांक जो होता है ये देश में निर्धनों की संख्या बटे देश में कुल जनसंख्या जो है उसका भाग करके और गुणा करके 100, तो ये हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। निम्नलिखित में से किस संरचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों की युद्ध की स्मृति में बनाया गया था?
सही आंसर हो जाएगा इंडिया गेट को। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा सेकंड ऑप्शन इंडिया गेट को। अगला सवाल देखिए मेरे प्यारे भाई, भूदान आंदोलन जो है किसने प्रारंभ किया? यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है, भूदान आंदोलन जो है किसने प्रारंभ किया था? राइट आंसर हो जाएगा विनोबा भावे ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ये मेरे प्यारे भाई समझिएगा, स्वतंत्रता सेनानी गांधीवादी आचार्य विनोबा भावे ने वर्ष 1951 से 1957 के बीच में भूदान आंदोलन शुरू किया था। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा श्री राजगोपालाचारी या फिर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य है, लोक नृत्य आपसे पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश का हो जाएगा लोक नृत्य चरकुला। करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन चरकुला। ये उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य है। यहाँ पे समझिए, जो कोलट्टम है ये तमिलनाडु का है और जो बिहू है ये आपका असम का है। लावा जो है आपका ये लक्षद्वीप का है, ध्यान रखिएगा। कोलट्टम जो है मेरे प्यारे भाई एकमात्र ऐसा नृत्य है जो केवल और केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेला का त्यौहार मनाया जाता है? अभी आपने ऊपर पढ़ा कि कुल मिलाकर के 4 स्थानों पर कुंभ मेला लगता है और मेरे प्यारे भाई ये हो जाएगा हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और इलाहाबाद या फिर प्रयागराज। तो यहाँ पे मथुरा होगा नहीं, त्रिवेंद्र कुंभकोणम होगा नहीं, हरिद्वार होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हरिद्वार। यूपीएससी परीक्षा 2021 में ये सवाल आपसे पूछा गया था। अगला सवाल देखिए, कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अत्यधिक ध्यान देता है? राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा बनारस घराना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से किसका उत्पादन किया जा रहा है? फिरोजाबाद जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? आप जानते हैं कि फिरोजाबाद को सुहागे की नगरी भी कहा जाता है और यहाँ पे कांच की चूड़ियाँ जो हैं ये सबसे ज़्यादा बनाई जाती हैं। कांच की चूड़ियाँ जो हैं ये 200 से भी ज़्यादा वर्ष हो चुके हैं यहाँ पे कांच की चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। इस वजह से फिरोजाबाद को सुहागे की नगरी भी कहा जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिए, कब संयुक्त प्रांत का नाम बदल करके उत्तर प्रदेश किया गया था? बहुत इजी सवाल है, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। और भाई अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक एक बार कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगी। संयुक्त प्रांत का नाम बदल करके कब किया गया? 24 जनवरी 1950 को। इसके पहले उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था? तो संयुक्त प्रांत था। या फिर कभी कभी संयुक्त प्रांत न दे करके यूनाइटेड प्रोविंस दे देता है तो बात एक ही है, चाहे यूनाइटेड प्रोविंस को वो अंग्रेजी में हो जाएगा और संयुक्त प्रांत आपका हिंदी में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को इसका नाम बदल कर दिया गया, ठीक है। और उस समय जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत थे, जो कि पुरुषों में सबसे पहले बने। तो गाइज यहाँ पे मैंने जीके के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया। सॉरी मित्र, आज हम साइंस के क्वेश्चंस को नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं क्योंकि टाइम आज से बहुत ही कम है हमारे पास। तो हम साइंस के क्वेश्चंस जो है कल कंप्लीट कर लेंगे। और अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लो, मित्रों तक शेयर जरूर कर दिया करो गाइज, ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिलता रहे। तो आज की इस बेहतरीन लाजवाब क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं इसके बाद एक नई खास वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।